particle of mass m is moving in a straight line with momentum p starting from t equal to 0, force F equal to kt acts in the same direction on the moving particle during time interval t so that its momentum changes from p to 3p. तो उसका मोमेंटम p है, t equal to 0, मोमेंटम 3p हो गया आफ्टर टाइम कैपिटल T. तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, आपसे कैपिटल T का वैल्यू पूछा, ठीक है. तो बेसिकली फोर्स लगाने के कारण मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो एफ डी टी का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है. तो हम लोग मोमेंटम का चेंज 0 से कैपिटल T इंटरवल के बीच में निकालना चाहते हैं. तो मोमेंटम का चेंज भी कैपिटल T और 0 के बीच में लिखना होगा. तो कैपिटल T टाइम पे मोमेंटम का वैल्यू है 3p और 0 पे मोमेंटम का वैल्यू है p. तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 3p माइनस p, ठीक है. फोर्स का एक्सप्रेशन है kt, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो kt स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. तो यहाँ से हमें t का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2p बाय k, ठीक है. यानी ऑप्शन बी. अब यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है, सेम डायरेक्शन में. तो पार्टिकल अगर राइट की तरफ जा रहा है तो फोर्स भी उस पर राइट की तरफ लग रहा है, मतलब वन डायमेंशनल मोशन का ही केस है. क्योंकि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उस तरफ ही फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल अपना पाथ चेंज नहीं करेगा. मतलब वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है. वन डायमेंशनल मोशन के लिए ही आप इसको स्केलर फॉर्म में, मतलब ऐसे स्केलर से ट्रीट करके भी इंटीग्रेशन करके मोमेंटम का चेंज निकाल सकते हैं. मतलब डायरेक्शन के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है. स्पेसशिप इन स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटर प्लानिटरी डस्ट. तो डस्ट है जो कि इनिशियली स्टेशनरी है और स्पेसशिप उसको स्वीप कर रहा है और स्पेसशिप का मास के कारण बढ़ जा रहा है. तो उसका मास बढ़ने का रेट यहाँ पे दे दिया है, जहाँ पे v है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप, ठीक है. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसशिप क्या होगा. अब ये क्वेश्चन अधिकतर लोग प्रेफर करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से करने से, ठीक है. लेकिन मैं आपको इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ से दिखाऊंगा. बेसिकली सेम ही चीज़ है, लेकिन आपको लग सकता है कि थोड़ा अलग, ठीक है, लेकिन है सेम चीज़. तो यहाँ पे दो चीज़ें इंटरैक्ट कर रही है. कौन कौन, स्पेसशिप और डस्ट, है ना. तो स्पेसशिप जो है उसका वेलोसिटी, उसका मास m है और वेलोसिटी v है, ठीक है. डस्ट जो है उसका मास dm मान लो और वेलोसिटी क्या है उसका 0, है ना. तो हमें पता है कि चेंज मोमेंटम ऑफ स्पेसशिप और चेंज मोमेंटम ऑफ डस्ट मैग्नीट्यूड पे तो सेम होगा. कारण क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो फोर्स ऑन स्पेसशिप शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन डस्ट, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है ना. तो स्पेसशिप पे जो फोर्स लगेगा डस्ट पे वही फोर्स लगेगा, ठीक है ना. तो फोर्स ऑन स्पेसशिप इज सेम एज फोर्स ऑन डस्ट मैग्नीट्यूड वाइज, है ना. वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है. अब फोर्स ऑन स्पेसशिप जो होगा वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्पेसशिप का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. वैसे चेंज इन मोमेंटम ऑफ डस्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो यहाँ से आपको ये पता चल जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्पेसशिप और चेंज इन मोमेंटम ऑफ डस्ट ये दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, ठीक है. चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्पेसशिप और चेंज इन मोमेंटम ऑफ डस्ट क्या होगा, सेम होगा. बस आपको यही समझना था. अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना. तो हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन स्पेसशिप. तो फोर्स ऑन स्पेसशिप हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्पेसशिप डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, dp बाई dt, ठीक है. अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्पेसशिप तो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ डस्ट, ठीक है. मैग्नीट्यूड में तो इसी के बराबर है. अब डस्ट का क्या है, डस्ट का अगर आप डस्ट के बारे में सोचो, डस्ट पहले रेस्ट पे है और बाद में स्पेसशिप से टकराने के बाद तो वी वेलोसिटी चलने लगेगा, ठीक है ना. याद रखना स्पेसशिप बहुत बड़ा चीज़ है. डस्ट एक क्या बोलेंगे, एक पॉइंट क्या बोलेंगे, बहुत ही छोटा चीज़ है, ठीक है ना. तो स्पेसशिप से डस्ट टकराएगा तो डस्ट स्पेसशिप के साथ वी वेलोसिटी चलने लगेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ डस्ट है वो फाइनली तो मास ऑफ डस्ट जिसको dm बोल दे रहे इंटू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय डस्ट जो कि स्पेसशिप के बराबर होगा माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ डस्ट जो कि 0 है, ठीक है. तो आप देख सकते हो dm बाय dt इंटू वी है और dm बाई dt का वैल्यू है वी स्क्वायर, ये हो जाएगा वी क्यूब, ठीक है. तो फोर्स ऑन स्पेसशिप हो गया इतना, ठीक है, dm बाई dt इंटू वी और dm बाई dt है इतना, ठीक है ना. तो हम लोग से क्या पूछा था, एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसशिप. तो एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसशिप हो जाएगा फोर्स ऑन स्पेसशिप डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्पेसशिप और फोर्स ऑन स्पेसशिप है इतना वी क्यूब और मास ऑफ स्पेसशिप है m, ठीक है. इतना आ जाएगा. लेकिन अब ऑप्शन देखोगे तो हर जगह माइनस साइन है, ठीक है. तो अगर आपको दिमाग नहीं भी लगाना तो ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड तो अपना आ गया तो ये हो जाएगा. लेकिन आपको सोचना है थोड़ा सा, तो ये सोच लो बेसिकली कि यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड लेके कर रहे थे ना. वैसे चेंज इन मोमेंटम ऑफ स्पेसशिप नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ डस्ट होगा, तो उसको अगर लेके करते तो माइनस साइन आता. या आप ऐसे सोचो कि स्पेसशिप में डस्ट अक्यूमुलेट होता जा रहा है तो स्पेसशिप का मास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. मास बढ़ता जा रहा है तो उसका स्पीड स्लो होता जाएगा और स्पीड कम होता जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है. तो ये आ गया बी, है ना. मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा. A block is kept on a frictionless inclined surface with inclination alpha. The incline is given an acceleration a to keep the block stationary. देखो राइट की तरफ इंक्लाइन को एक्सलेट करे ए से और ब्लॉक जो है स्टेशनरी है. तो जब बोला जा रहा है ब्लॉक स्टेशनरी है मतलब इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड नहीं कर रही है. यानी इंक्लाइन प्लेन अगर राइट की तरफ जा रहा है तो ब्लॉक भी राइट की तरफ जा रहा है. इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर नीचे नहीं हो रहा होगा, ठीक है. तो ए का वैल्यू क्या होगा, है ना. तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग करेंगे स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से. तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे बैठ गए, ठीक है. अब इंक्लाइन प्लेन क्योंकि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलेट कर रहा है राइट की तरफ ए से, तो इंक्लाइन प्लेन में बैठने के बाद एक सूडो फोर्स अगर ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे तो ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा एम ए, ठीक है. याद रखना इंक्लाइन प्लेन में अगर बैठ गए तो ब्लॉक हमें क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा. इस ऑब्जर्वर को तो ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा, क्यों, क्योंकि ब्लॉक और ऑब्जर्वर दोनों के दोनों राइट की तरफ ए से जा रहे हैं, ठीक है ना. तो ब्लॉक रेस्ट पे है तो ब्लॉक के ऊपर ये तो सूडो फोर्स हो गया और एम जी इस तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है.
ये 3 फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों रियल फोर्सेस है और ये सूडो फोर्स, ठीक है। अब अलॉन्ग द इंक्लाइन किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, अलॉन्ग द इंक्लाइन भी जीरो होना चाहिए। अलॉन्ग द इंक्लाइन का फायदा क्या है, नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अलॉन्ग द इंक्लाइन अगर देखे यानी इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग अगर फोर्सेस का कंपोनेंट निकाले तो नॉर्मल कंपोनेंट तो इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग नहीं आएगा, एम ए का कंपोनेंट आएगा। तो अगर इंक्लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, तो अप द इंक्लाइन हो जाएगा एम ए कॉस अल्फा, ठीक है, और डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा एम जी साइन थीटा, साइन अल्फा मतलब, ठीक है। अब क्योंकि इंक्लाइन पे बैठ के देख रहे तो हमें तो ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो एम ए कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। तो हम लोग से ए का वैल्यू पूछा था, तो ए का वैल्यू हो जाएगा जी टैन अल्फा, तो यानी ऑप्शन सी। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ। तो ये यहाँ पे मैं डेट नहीं लिखा हूँ, लेकिन 2022 का जिसमें भी डेट नहीं लिखा हुआ है वो ऐसा है ना। अ मंकी ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइम्स ऑन ए रोप विच कैन विथस्टैंड अ टेंशन ऑफ 350 न्यूटन। इफ मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 एंड देन क्लाइम्स अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मंकी का मास दे दिया है, वो किसी रोप पे चढ़ रहा है और रोप में जो है टेंशन की वैल्यू 350 न्यूटन से अगर ज़्यादा हुई तो रोप टूट जाएगा, ठीक है। विच स्टैंड टेंशन कितना, मतलब मैक्सिमम टेंशन इतना हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन इन द रोप उसका वैल्यू हमें दे दिया, ये टी मैक्स है। ओके, मंकी जो है पहले क्लाइम डाउन कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4, ठीक है। तो याद रखना अगर रोप और मंकी को ड्रॉ करे, ये मंकी है रोप है, तो मंकी के ऊपर सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा होगा, एक है टेंशन अपवर्ड, टेंशन बाय रोप अपवर्ड, और एम जी डाउनवर्ड, है ना। तो टेंशन अपवर्ड एम जी डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट केस में आपको बोल दिया गया मंकी डाउन जा रहा है 4 के एक्सेलरेशन से, तो मंकी नीचे जा रहा है 4 के एक्सेलरेशन से। तो अगर नीचे जा रहा है तो एम जी बड़ा होगा टेंशन से, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और बाद में वो क्लाइम अप कर रहा है, तो सेकंड केस में मंकी क्लाइम अप कर रहा है, अभी भी दो ही फोर्स लग रहा है उस पर, टेंशन और एम जी। तो मंकी क्लाइम अप कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5, तो अभी क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो टेंशन एम जी से ज़्यादा होगा, तो टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो पहले केस का टेंशन को T1 बोल दे रहे, दूसरे केस का टेंशन T2 बोल दे रहे, दोनों को T मत बोलो क्योंकि अलग अलग टेंशन हो सकता है, अलग अलग मोमेंट की बात हो रही है ना, ठीक है। अब G का वैल्यू 10 है, तो 10m माइनस 4m 6m मतलब 60 न्यूटन, और वैसे यहाँ T2 का वैल्यू हो जाएगा m इंटू जी प्लस 5 15 इंटू m। अरे मैं m का वैल्यू कहाँ से पुट कर दिया मैं, ये 4m और 10m 6m न्यूटन होगा ना। ओके, m को मैं g बोल दे रहा हूँ, हाँ 6m न्यूटन, और m है 50 तो 300 है ना, ठीक है। m का वैल्यू मैं पुट कर दूँ यहाँ पे तो 300 हो जाएगा, तो 300 न्यूटन। और यहाँ पे भी g और m का वैल्यू पुट कर दे तो m तो 50 है, तो 15 इंटू m यानी 750 न्यूटन, ठीक है। ओके, अब फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन टेंशन इन द रोप है इतना, सेकंड केस में टेंशन इन द रोप है इतना, तो यानी सेकंड केस में तो रस्सी टूट चुका रहेगा, मतलब इनफैक्ट एक केस पॉसिबल ही नहीं है ना, जैसे चढ़ना स्टार्ट करे रस्सी टूट जाएगा, ठीक है। तो हमने से बोला गया है कि टेंशन इज इतना इतना, रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, तो ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज ग्रेटर दैन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, हाँ। अ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। अ फोर्स F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical. Then F is equal to, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 kg का एक रोप को हैंग किए हैं, लेंथ 4 मीटर है और मिड पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, और सच दैट द टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। तो बेसिकली रोप जो है उसका मिड पॉइंट पे फोर्स लगाया, तो पहले रोप ऐसा था, ठीक है, मिड पॉइंट पे फोर्स लगाए मान लो राइट की तरफ, तो रोप फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपको सेम लेंथ का नहीं रहेगा, इसको थोड़ा और बड़ा बनाएंगे, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और टॉप हाफ ऑफ द रोप जो है वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है 45, ठीक है। तो ये एंगल 45 है ना, तो रोप का ऐसा शेप हो गया अभी मान लो, ठीक है। ये वर्टिकल एक्जैक्टली भले दिख नहीं रहा है, रोप 4 मीटर का है, मतलब ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, क्योंकि मिड पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाए, ठीक है ना, मिड पॉइंट पे फोर्स लगाए थे हम लोग, है ना, इस तरफ ऐसे फोर्स लगाए थे, तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो हम लोग से बोला गया है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ओके, अब इस पॉइंट पे तो F लगा रहे हो ऐसे, है ना। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है रोप का, ठीक है, इसको देखते हैं, इसका मास कितना होगा 5 kg, क्योंकि टोटल का 10 kg है, तो ये 5 kg का है, ठीक है, ये भी 5 kg का है, और मिड पॉइंट टॉप हाफ, ठीक है। अजूमिंग एंड द रोप टू बी मासलेस, सॉरी तो मैं क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर रहा था, मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए रोप, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 10 kg का मास है, मैं सोचा था रोप का मास है, ठीक है, बस अब सही है सब, मैं क्वेश्चन गलत समझ रहा था, ठीक है। तो ये मासलेस रोप है और ये 10 kg, ठीक है। अब F यहाँ पे लगा, तो हम लोग को बेसिकली F का वैल्यू निकालना है, तो इस पॉइंट को देखिए, तो ये पॉइंट रेस्ट पे, तो इसका इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लगा, लेकिन मतलब इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, तो इस तरफ F लग रहा है, इस रोप में जो टेंशन होगा मान लो T1 है, ठीक है, तो वो टेंशन इस पॉइंट को इस तरफ खींच रहा होगा T1, ठीक है। और इस रोप का टेंशन कितना होगा, क्योंकि ये मास जो है 10 kg का है, तो यहाँ का टेंशन तो इस मास का वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ का टेंशन
जो होगा इसका वेट mg डाउनवर्ड यानी 100 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन 100 न्यूटन है, ठीक है। तो इस रस्सी में टेंशन अगर 100 न्यूटन है तो ये रस्सी इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा होगा 100 न्यूटन से, लेकिन इस पॉइंट को नीचे खींच रहा होगा 100 न्यूटन से। तो हम लोग इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो पॉइंट पे आप जो फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन, ये वाला रस्सी लगा रहा है और यहाँ से ये रस्सी जो लगा रहा होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है फोर्स का वैल्यू ना, हाँ ओके। क्योंकि ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो ये वाला जो फोर्स है इसका ये वाला कॉम्पोनेंट ये वाला कॉम्पोनेंट बराबर होगा। तो इस फोर्स को अगर दो कॉम्पोनेंट में तोड़े तो ये वाला कॉम्पोनेंट भी 100 होगा, क्योंकि 100 को बैलेंस करना, और ये वाला मतलब देखो बेसिकली इस फोर्स का ये वाला पार्ट F के बराबर होगा और ये वाला पार्ट 100 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो F और 100 दोनों इक्वल होने चाहिए, तो F भी 100 हो गया। बेसिकली F की वैल्यू 100 न्यूटन है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पहले गलत समझा था। Block of mass M is connected to another block of mass capital M by a spring of spring constant K. The blocks are kept on a smooth horizontal plane. Initially the blocks are at rest and the spring is unstretched. Then a constant force F starts acting on block of mass M to pull it. Find the force of the block of mass, force on the block of mass M होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कोई ऑसिलेशंस नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों ब्लॉक एक एक्सिस में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे देखो बेसिकली M मास का ब्लॉक है, स्प्रिंग से लगा हुआ है, और कैपिटल M मास का ब्लॉक है, और ये पूरा का पूरा एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा गया, ठीक है। हम लोग कैपिटल M को खींच रहे हैं F फोर्स से, तो इसको F फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है। तो हमें पूछा गया इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कोई ऑक्सीलेशंस नहीं हो रहा होगा। मान लो दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, स्प्रिंग कंप्रेस एक्सटेंड वो सब नहीं हो रहा है, एक बार जो एक्सटेंड हो गया वैसा टाइप का कुछ, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक अगर एक साथ चल रहे हैं तो कॉमन एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू M प्लस M इंटू A, क्योंकि इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बस एक ही फोर्स लगेगा, स्मूथ सरफेस है तो पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं लगने वाला, ठीक है। इतना क्या तो कॉमन एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, दोनों ब्लॉक इतने एक्सेलेरेशन चल रहे हैं, है ना। अब जो ये वाला ब्लॉक है स्मॉल m, ठीक है ना, इस ब्लॉक पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑन स्मॉल m, स्प्रिंग लगा रहा होगा, मतलब बेसिकली स्प्रिंग फोर्स पूछा गया, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, मास इसका इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही तो इसको एक्सेलेरेट कर रहा हो, तो कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक है। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम एफ पे M प्लस M, है ना, स्मॉल एम एफ, ठीक है। One end of a massless rope which passes over a massless frictionless pulley P is tied to a hook C while the other end is free, ठीक है। तो बेसिकली ये रोप का ये एंड फिक्स है, यहाँ पे दूसरा एंड फ्री है। द मैक्सिमम टेंशन ऑन दिस रोप इज 360 न्यूटन विथ व्हाट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ एक्सेलेरेशन। सेफ मतलब रोप रस्सी टूटनी नहीं चाहिए, मैन ऑफ मास 60 kg क्लाइम अप द रोप, ठीक है। तो अगर मैन है यहाँ पे, ये रोप को क्लाइम कर रहा है, ठीक है, तो क्लाइम कर रहा है तो एक्सेलेरेशन A से, तो मैन के ऊपर दो ही फोर्स है, एक टेंशन अपवर्ड और एक mg 60 kg का है ना, हाँ, तो mg डाउनवर्ड, ठीक है। और एक्सेलेरेशन A ऊपर है, तो अब क्या लिखोगे, T माइनस 60g इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। ओके, तो A का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा T बाय 60 माइनस जी, ठीक है। तो A का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, तो A का मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि A T के बढ़ने से A बढ़ रहा है, तो A मैक्सिमाइज कब होगा, T का मैक्सिमम वैल्यू हो। T का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, 360। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ डेटा में प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 360 बाई 60 माइनस 10 माइनस 4 देगा, ठीक है ना। बेसिकली आप ये समझ लो ना कि डाउनवर्ड फोर्स जो है 60g के बराबर, मतलब 600 न्यूटन लग रहा है, तो अपवर्ड फोर्स तो है 600 न्यूटन से ज़्यादा होगा तभी अपवर्ड एक्सेलेरेशन कर पाएगा, ठीक है ना। तो अपवर्ड फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन दिया हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है प्रिंटिंग एरर, जैसे 960 हो सकता हो, ठीक है। तो अगर ये चीज़ 960 हो, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ 960 हो, इफ़ तब 960 बाई 60 कुछ भी हो सकता था, ये मत सोचना कि मैं 960 ही क्यों बोल रहा हूँ, 600 से ज़्यादा कुछ बोलना है, ठीक है। तो ये 16 माइनस 10 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब एक ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे 960 हो, या प्रिंटिंग मिस्टेक में जो भी है, मान लो ये क्वेश्चन में 960 दिया गया तो इतना आ जाएगा, ठीक है। आपको तो तरीका समझना था ना, तो तरीका हम लोग समझ लिया, ठीक है। An insect is at the bottom of a hemispherical ditch of radius 1 meter. It crawls up the ditch but starts slipping after it is at height h from the bottom, ठीक है। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, जो भी एक हेमिस्फेरिकल डिच है, बाउल है, जो बोलना बोलो, यहाँ पे इंसेक्ट था इनिशियली, ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, एक पॉइंट पे स्लिप करने लगा, तो मान लो इस पॉइंट पे स्लिप करने लगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे स्लिप कर रहा है वो पॉइंट जो है बॉटम से h हाइट ऊपर है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये बॉटम से h हाइट ऊपर है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द इंसेक्ट, याद रखना, तो है तो ये डिच गड्ढा है ग्राउंड में, है ना। तो ग्राउंड और इंसेक्ट के बीच का अगर, मतलब बेसिकली इस सर्फेस पे जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट और इस सर्फेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया है, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो h क्या होगा, ठीक है। तो ये जो रेडियस है इसका, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो रेडियस 1 मीटर है, ठीक है ना। ओके, अब इसको आप मॉडल करो उस चीज़ में कि ये चीज़ इस पॉइंट पे, बेसिकली देखो ये चीज़ क्या, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट पे टेंजेंट को थोड़ा स्लाइट वर्टिकल आएगा, वैसे करके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकलनेस ऑफ दिस जो भी है ट्रैक जो है बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। वर्टिकल जो इसका वर्टिकल वाला पार्ट है, मतलब स्लोप बेसिकली इसका बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा
नहीं पढ़ा तो देख लेंगे कि किसी इंक्लाइन प्लेन का एंगल को अगर बढ़ाते जाओ, तो ये इंक्लाइन प्लेन है ना, इसका एंगल को आप बढ़ाते जाओ, यहाँ से यहाँ की तो कोई ब्लॉक है वो स्लिप नहीं हो रहा है, यहाँ की स्लिप नहीं हो रहा है, एक ऐसा एंगल आता है जिसमें स्लिप होने स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो एंगल जब आता है तो उस समय जो होगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो mg sin थीटा के बराबर हो गया होगा, है ना। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू mg cos थीटा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो mg sin थीटा इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, ये होता है, ठीक है। तो इससे म्यू का वैल्यू क्या आता है, जी tan थीटा है ना, सॉरी, तो mg कैंसिल, म्यू का वैल्यू tan थीटा है ना, ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। वैसे हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हर एक चीज़ तो डिटेल में नहीं बताएंगे, तब भी मैं आपको याद दिला दिया, ठीक है। तो वैसे इस पॉइंट पे अगर स्लिप होने स्टार्ट हुआ है, मतलब बेसिकली क्या है, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इक्विवेलेंटली यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करे, मान लो ये वाला टेंजेंट है इस पॉइंट पे, है ना, तो इस टेंजेंट का या इस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन अगर थीटा है, तो यहाँ पे अगर स्लिपिंग बिगिंस है तो हम लोग बोल सकते हैं वही mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स mg cos sin थीटा और अपवर्ड फोर्स जो फ्रिक्शन उसको रोकना चाहेगा वो जस्ट उसके बराबर रहेगा, है ना, क्योंकि जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अपने लिमिट पे पहुंच गया, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू tan थीटा के बराबर है ना। म्यू का वैल्यू तो 0.75 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये म्यू 0.75 है, ये tan थीटा हो गया, तो आपको tan थीटा पता चल गया, ठीक है ना। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें तो निकालना है, क्या निकालना है, एच की वैल्यू, ठीक है। एच कैसे निकलेगा, तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इस ट्रायंगल में ही एच हम लोग ड्रॉ कर ले, तो ये वाला हाइट जो है ये एच है ना। तो इस ट्रायंगल से अगर देखें तो ये एच, ये थीटा, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक है, आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ जो भी आपका हेमिस्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करें तो ये हो गया आर, ठीक है। ओके, अब थोड़ा ज्योमेट्री वाला पार्ट समझना है। यहाँ पे ये थीटा है, इसको मैंने बताया थीटा है, ये थीटा, याद रखना रेडियस जो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा। तो बेसिकली अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, है ना। तो ये आर, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये आर है तो ये लेंथ कितना, आर कॉस थीटा है ना, क्योंकि 90 डिग्री, ठीक है। तो एच प्लस आर कॉस थीटा आर के बराबर है, तो सिंपल ज्योमेट्री से एच प्लस आर कॉस थीटा आर के बराबर है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ओके, आर का वैल्यू दे दिया है मैं 1 माइनस कॉस थीटा। टैन थीटा अगर इतना है तो टैन थीटा 3/4 है, तो कॉस थीटा आपका 3/5, ठीक है। तो ये 2/5 यानी 0.4 मीटर, है ना। तो मैच नहीं कर रहा ये, टैन थीटा 3/4 है, तो आपका कॉस 4/5 होगा, सॉरी कॉस थीटा 4/5 होगा ना। वही p/b का वैल्यू 3/4 है, तो h 5 हो जाएगा, और b/h लिखते हैं कॉस थीटा ना, तो ये 4/5, तो 1/5 यानी 0.2 मीटर, ठीक है। आई होप थोड़ा ड्राइंग ख़राब हो गया यहाँ पे राइटिंग, इसको ठीक कर लेते हैं ना, PDF भी तो भेजना है। 4/5 यानी 0.2 मीटर, ठीक है। और ये ड्राइंग भी क्लियर ही है ना, हाँ ठीक ठाक है। तो ये 0.2 मीटर से हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बॉडी ऑफ मास m is launched up rough inclined plane making angle 30 degree with horizontal. The coefficient friction between the body and the plane is √x/5 if the time of ascent is half of time of descent. ओके, तो आपको बोल दिया है कि time of ascent is half of time of descent, ठीक है। तो time of ascent is half of time of descent, ठीक है, क्वेश्चन ने बोल दिया है ना। तो इंक्लाइन प्लेन में चढ़ने का जो टाइम है दैट इज हाफ ऑफ उतरने का टाइम, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब बेसिकली फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट √x/5 है, अगर x पता चल गया तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता चल जाएगा, मतलब या फ्रिक्शन कोफिशिएंट पता चल जाएगा तो x पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, अब याद रखना चाहे ब्लॉक ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, एक्सेलरेशन तो उसका ऊपर जाते वक्त भी कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और नीचे जाते वक्त भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ऊपर जाते वक्त फाइनल मोमेंट पे तो रेस्ट पे आ जाएगा, ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं रेस्ट पे आएगा, तभी तो उसको टाइम ऑफ एसेंट बोल रहे, कभी ना कभी तो रुकेगा ना, ठीक है। अगर s = ut प्लस मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में चाहे इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी में कोई भी एक जीरो हो, तो सिंपली s = ½ t² यूज़ करते हैं, याद है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा 2, लेंथ ऑफ इंक्लाइन अगर l है तो 2l, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे 2s = ½ t² यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 2s एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसेंट, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, है ना। वैसे हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ इंक्लाइन तो वही रहने वाला है ना, ठीक है ना। अब डिसेंट के वक्त क्या हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। तो फिर से अगर इनिशियल और फाइनल में कोई भी एक चीज़ रेस्ट पे है तो सिंपली 2 ऑफ लेंथ या 2 ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है, का मैग्नीट्यूड, है ना। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डिसेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ही लिखना एक्सेलरेशन, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है ना, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब वो सब साइन कंडीशन है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो 1/a1 इज़ 1/4 AD, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डिसेंट का 4 टाइम्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसेंट,
तो ऊपर चढ़ने वाला एक्सेलरेशन जो है 4 टाइम्स ऑफ नीचे आने वाला एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है। अब ऊपर चढ़ने वाला बात कर लेते हैं, ऊपर चढ़ने वाला चीज़ है ना, ये एसेंट वाला चीज़ है ना। तो एसेंट वाले केस में अगर देखें तो ब्लॉक के ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा होगा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन को मोशन के रिलेटिव मोशन के अपोजिट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे, mg भी नीचे है ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन भी नीचे और mg मतलब ग्रेविटी का कंपोनेंट भी नीचे, ठीक है। तो दोनों सपोर्ट करेंगे दूसरे को, तो म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसेंट का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसेंट मिल गया। अब डिसेंट के वक्त मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, डिसेंट वाले पार्ट में वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करके डिसेंड कर रहा है, नीचे आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते वक्त आप देखोगे तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट, तो म्यू mg cos थीटा ऊपर है और mg sin थीटा नीचे है, ठीक है ना। तो डिसेंट वाले एक्सेलरेशन में ये तो मदद कर रहा है लेकिन ये अपोज कर रहा है, तो दिस माइनस दिस करेंगे, डिवाइड बाय मास करेंगे, तो g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ठीक है। तो डिसेंट के दौरान एक्सेलरेशन आपका इतना हो गया है ना, और एसेंट के दौरान एक्सेलरेशन इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, बस अब इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ डिसेंट वाला एक्सेलरेशन, 4 टाइम्स ऑफ डिसेंट, तो डिसेंट वाला एक्सेलरेशन कितना था, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और एसेंट वाले में g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक है। तो g से g कट गया, 4 sin थीटा माइनस 4 म्यू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 म्यू cos थीटा। तो म्यू की वैल्यू 3/5 tan थीटा, ठीक है। ओके, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3, तो 1 बाय सॉरी, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख ही लेते हैं ना, √3/5, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होता है √x/5, तो म्यू का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन √x/5 है, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। गिवन इन द फिगर आर 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट 20 न्यूटन एंड इसका 20 न्यूटन वेट है, इसका 100 न्यूटन वेट है। दे आर बीन प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल बाय फोर्स F(1), ठीक है। F फोर्स लगाया जा रहा है ए पे, ए बी को ढकेलेगा, बी वॉल को ढकेल रहा है। इधर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.1, ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया, एंड बिटवीन ब्लॉक बी एंड द वॉल, ब्लॉक बी और वॉल के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया। तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी इज, तो वॉल ब्लॉक बी पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग कितने फोर्स प्रेस करें वो नहीं बताया गया, खाली दोनों का वेट बताया गया, ठीक है। तो बेसिकली ए 20 न्यूटन का है, बी 100 न्यूटन का है ना। ओके, सबसे पहली बात तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ दोनों के दोनों जो है मूव नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर दोनों के दोनों में कोई मूव नहीं कर रहा है तो मूव कर सकता है, पहले हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करे, वर्टिकली तो मूव कर सकता है ना। तो अज्यूमिंग कि दोनों में कोई मूव नहीं कर रहा है, वो देख लेंगे और हमसे सही है कि नहीं, कुछ देर बाद पता चल जाएगा अपने आप। तो पहले तो अज्यूम कर लेते दोनों में कोई मूव नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तो इस सिस्टम पे ऊपर के डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ वॉल लगा सकता है, ठीक है। और वो वॉल सिर्फ बी पे लगा सकता है फोर्स, याद रखना, ए के कॉन्टैक्ट में नहीं वॉल है ना, बी के कॉन्टैक्ट में, ठीक है। और नीचे की तरफ तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 120 न्यूटन लग रहा होगा, ग्रेविटी जो खींच रहा होगा, ठीक है। यानी फोर्स बाय वॉल जो फोर्स लगा रहा होगा इस सिस्टम पे 120 न्यूटन होगा, ठीक है। और वो 120 न्यूटन फोर्स जो वॉल लगा रहा होगा बी पे लगा रहा होगा, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या 120 न्यूटन वॉल जो है, जो फ्रिक्शनल फोर्स वॉल लगा रहा है ब्लॉक बी पे, क्या वो पॉसिबल है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बाय वॉल ऑन ब्लॉक बी वो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स जो भी म्यू की वैल्यू है इनके बीच में, तो ये चीज़ शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो ब्लॉक और वॉल के बीच में पॉसिबल होगा, है ना, जो कि होता है म्यू इंटू एन, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू ब्लॉक बी और वॉल के कॉन्टैक्ट के लिए कितना है 0.15, और नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच में कितना होगा, जितना इन दोनों के बीच में है ना, क्योंकि एफ से आप ए को खींच रहे हो, ए जो है एफ से ए को ढकेल रहे हो, ए जो है बी को एफ से ढकेल रहा होगा, बी जो है वॉल को एफ से ढकेल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1.15 इंटू एफ होना चाहिए, ठीक है। अब एफ का वैल्यू तो उतना लार्ज ले ही सकते हैं ना कि 0.15 इंटू एफ 120 न्यूटन से ज़्यादा हो जाए, उसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, तो 120 न्यूटन हम लोग ले लेंगे, ठीक है, बस हो गया। A body starts from rest on a long inclined plane of slope 45 degree. The coefficient of friction between the body and the plane varies as mu equal to 0.3x, where x is distance traveled down the plane, ठीक है। तो the body will have maximum speed, ठीक है। अब जब भी मैक्सिमम स्पीड की बात होगी तो स्पीड मैक्सिमम कब होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो स्पीड मैक्सिमम होगा, मतलब उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा, उस मोमेंट पे। ये सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, सर एक्सेलरेशन के कारण ही तो स्पीड चेंज हो रही होगी, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम अगर आप पढ़े हो तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी ग्राफ अपना मैक्सिमम वैल्यू तब लेगा जब स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपना मैक्सिमम वैल्यू तब लेगा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन 0 बेसिकली, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, है ना। तो एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो ब्लॉक जो है
यहाँ से स्लाइड करने स्टार्ट किया, मान लो जब ब्लॉक यहाँ पे है तब इस मोमेंट पे इसका एक्सेलेरेशन 0 है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। अब स्लाइड कर रहा है, वेलोसिटी तो इस तरफ है, तो फ्रिक्शन उस तरफ लग रहा होगा, और एम जी साइन थीटा इस तरफ लग रहा होगा, तो एम जी साइन थीटा इस तरफ, ठीक है, और फ्रिक्शन इस तरफ, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, है ना, जो भी यहाँ पे थीटा होगा उसके हिसाब से, है ना। तो ये दोनों इक्वल हो जाए, एक्सेलेरेशन 0 मतलब ये दोनों इक्वल, ठीक है ना। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू tan थीटा आ जाएगा, है ना। आपको बोल दिया गया म्यू का वैल्यू क्या है, 0.3x है, जहाँ पे x का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर तो ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट किया हो, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस पॉइंट तक x, तो म्यू का वैल्यू 0.3x आपको बोल दिया गया है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा का वैल्यू 45 है, तो tan 45 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1/0.3 यानी 3.33 मीटर, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। A disk rotates about its axis of symmetry in a horizontal plane at a steady rate of 3.5 revolutions per second. A coin placed at a distance of 1.25 cm from the axis of rotation remains at rest on the disk. तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे एक डिस्क है जिसके ऊपर एक कॉइन को प्लेस किए हैं, तो मान लो एक कॉइन का पाथ है, क्योंकि डिस्क का कोई पॉइंट सर्कल में मूव करेगा, तो डिस्क के ऊपर अगर कॉइन रख दिया आप तो कॉइन भी सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो कॉइन इस सर्कल में मूव कर रहा है, मान लो कॉइन का पाथ है ये, ठीक है ना। तो कॉइन किसी मोमेंट पे देखे तो मान लो यहाँ पे है ना, तो कॉइन अगर सर्कल में चल रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कोई ना कोई तो होगा जो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब कॉइन जो है किसके कॉन्टैक्ट में, सिर्फ डिस्क के कॉन्टैक्ट में, तो डिस्क उसके ऊपर नॉर्मल लगा सकता है, अर्थ उस पर एम जी लगा रहा होगा ये, लेकिन ये दोनों फोर्स में तो कोई फोर्स सेंटर की तरफ कॉम्पोनेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों 90 डिग्री बना रहा है रेडियस के साथ, ठीक है। तो यानी एक ही तीसरा ऑप्शन बचा जो कि आपको कितना भी अजीब लगे, फ्रिक्शनल फोर्स ही कॉइन को सर्कल में घुमा रहा होगा, ठीक है। और कॉइन अगर आप ध्यान दो तो कॉइन जो है डिस्क पे स्लिप नहीं कर रहा है, डिस्क के साथ साथ घूम रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक होगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होता है एम, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि म्यू एस इंटू एन होता है। नॉर्मल वैल्यू तो एम जी के बराबर होगा, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू आपको वही पूछी गई है ना, ठीक है। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल एम जी के बराबर, ठीक है। तो ये जो एफ एस की वैल्यू है ये म्यू एस एम जी के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, ठीक है। तो एफ एस की वैल्यू तो इतना है, तो एफ एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो एम ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज लेस देन इक्वल टू ये म्यू एम जी। तो एम से एम कट गया, तो यहाँ से आप देख सकते हो म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी है, ठीक है। अब ओमेगा का वैल्यू है 3.5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओमेगा है 3.5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 7 पाई रेडियन पर सेकेंड है ना, ओमेगा है 7 पाई, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 7 पाई का स्क्वायर यानी इतना, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 1.25 सेंटीमीटर, यानी 1.25 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई जी का वैल्यू, जी का वैल्यू क्वेश्चन में 10 बोला है, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू इसके, अब पाई स्क्वायर को मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 बोल सकता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 49 मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, 49 इंटू 1.25 इतना है डिवाइड बाई इतना, तो ये बेसिकली आ रहा है 0.6125, ठीक है। ओके, तो अब सच बोलो तो म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6125 होना चाहिए, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर इसको कैलकुलेट करते हैं इंटू पाई स्क्वायर 3.14 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तब ये 0.60, हाँ तो ठीक है। तो पाई स्क्वायर को 10 से कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं, और अच्छा कैलकुलेशन करूँ अगर तो मुझे मिल रहा है 0.603 ऐसा कुछ, ठीक है। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस आ रहा है ना। अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग म्यू का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.603 है तो इससे बड़ा कोई भी ऑप्शन होगा तो उसको चूज़ कर लेंगे हम लोग, तो इसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात है। लेकिन अगर उन्होंने पाई स्क्वायर और 10 को कैंसिल कर दिया होगा, तब अगर वो करेंगे तब तो और बड़ा आ रहा था, ठीक है। मतलब पॉइंट ये है कि अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो मतलब डेसिमल प्लेस थोड़ा दूर तक जाओगे तो ये सब आ रहा है, तब अगर इस डेटा को माने, इस रिजल्ट को माने तो 0.7 चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेट करके इसको 0.6 बोल दो तो ये ठीक है ना। तो मुझे लगता है जेईई मेन का जैसे मुझे हिस्ट्री पता है, ये लोग 0.6 ही मार्क किए होंगे, अगर 0.7 मार्क किए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं अभी ये मार्क कर दे रहा हूँ, है ना। वैसा ऐसा क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, कम होने का चांस है, ठीक है। ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मेरा लॉजिक आपको समझ में आ गया ना, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 0.6 मान लेंगे तो इतना, वैसे इसका एक करेक्ट आंसर नहीं रहेगा एक से ज़्यादा, क्योंकि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस तो बहुत सारे नंबर है, तो जो भी नंबर्स हो वैसा, तो लोग म्यू का मिनिमम वैल्यू अगर पूछना चाहेंगे तो 0.603 होगा, उसको अप्रॉक्सीमेटली 0.6 बोल देंगे तो अलग बात है, ठीक है। Point P moves in a counterclockwise direction in a circular path as shown, ठीक है। Movement of point P is such that it sweeps out a length, तो लेंथ जो स्वीप आउट कर रहा है फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे दिया है, ठीक है। रेडियस ऑफ पाथ इतना, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट P एट t इक्वल 2 सेकंड, ठीक है। अब कोई भी पार्टिकल अगर कर्व्ड पाथ में चलता है तो उसके पास दो एक्सेलेरेशन होता है, एक तो सेंटीपिटल होता है और एक रेडियल होता है, मतलब सॉरी एक टेंजेंशियल होता है, एक सेंटीपिटल। सेंटीपिटल वर्ड बोलना
थोड़ा गलत रहेगा, तो आप एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन वो बोल देते हैं, ठीक है। सर्कल में चल रहा है तो सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं सेंटर की तरफ, है ना। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन और या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो बोलना है बोलो, और जो कि होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। और दूसरा क्या होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बहुत ही आसान है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, स्पीड का रेट ऑफ चेंज, है ना। अब आपको एस पता है तो स्पीड आप आराम से निकाल सकते हो, तो स्पीड हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 3t², तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे 3t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू है t = 2 सेकंड हो जाएगा 12, ठीक है। t = 2 सेकंड पर अगर देखें तो 12, ओके। अब हमें चाहिए सेंटीमीटर या नॉर्मल एक्सेलरेशन है, t = 2 सेकंड, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, रेडियस तो हमें पता है, रेडियस है आपका 20 मीटर, है ना, यहाँ दिया हुआ 20, तो 20² इंटू 20 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू पता करना पड़ेगा 2 सेकंड्स, है ना, ओके। अब ओमेगा क्या होता है स्पीड बाय आर, तो वी आपको पता है, तो ओमेगा के बदले या आप इसको v²/r लिखो, कुछ गलत नहीं किए थे, अगर वी पता है तो v²/r लिखो, ज़्यादा अच्छा है। तो वी का वैल्यू है यहाँ पे 3t, तो 3 × 9 t⁴ डिवाइडेड बाय आर, का वैल्यू कितना है, रेडियस 20, ठीक है। तो इतना है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू है t = 2 सेकंड, यहाँ 2 पुट करें, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, 16 नमा 144, 144/20। आप पी को सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर यूज़ मत करना, ठीक है। तो 7.2 मीटर पर सेकंड पर मैं तो सॉल्व करता था कैलकुलेटर यूज़ करके ही, लेकिन आप मत करना, ठीक है। तो ये 60 आया था ना, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप बाद में PDF में समझे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू है t = 2 सेकंड हो जाएगा 12, ठीक है। अब आपका एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब नेट एक्सेलरेशन जिसको सिंपली एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेड, दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो 12² और सॉरी ये तो ठीक है, हम दोनों का वैल्यू लिख देते हैं ना, हम 7.2² + 12² का स्क्वायर रूट, तो 13.99 अप्रॉक्सीमेटली 14 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रैवर्स अ फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना टू अवॉइड स्कीडिंग एज, ठीक है। तो कुछ देर पहले हम लोग कॉइन था, याद है, कॉइन उस पर घूम रहा था, है ना, डिस्क पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आया था बेसिकली कि आपका दिखा भी देता हूँ मैं, ये, ठीक है, म्यू का वैल्यू > ओमेगा² r/g, ठीक है। तो म्यू > ओमेगा² r/g, तो म्यू > ओमेगा² r/g, ठीक है। तो आपसे मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ से ओमेगा² r को आप v²/r लिख सकते हो, है ना। तो v² > म्यू r/g, ठीक है। तो v > म्यू r/g, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके भी दिखा दिया ऊपर से, है ना। तो v का मिनिमम वैल्यू, तो v मिनिमम क्या मैक्सिमम आएगा ना, मिनिमम वेलोसिटी, म्यू में कुछ गलत किया था क्या ऊपर, नहीं, म्यू तो एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी ने मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, पागल लोग, मैक्सिमम होना चाहिए, आप देख रहे हो ना। v <= मान लो 30 आया है, तो v का मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे म्यू r/g 30, है ना, जो भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। मिनिमम तो 0 होना चाहिए भैया, तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.6, रुके रहो आप वहाँ पे, स्लाइड नहीं करोगे। और रेडियस कितना है 150, और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 30, हाँ 30 आ रहा है ना, हाँ मैं 30 तो ऐसे गेस मारा था, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू भैया, अगर x <= 5 है तो 5x का मैक्सिमम वैल्यू है, 5 से बड़ा नहीं हो सकता, x मस्ट बी <= 5, ठीक है। तो मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये मत सोचना कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो गलत क्वेश्चन दे दिया, मुझे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डालना है, ठीक है। वो तो करते वक्त ही पता चलेगा ना क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या गलती है नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ ख़राब लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आप डाउट पूछोगे कमेंट में तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ ही डाउट पूछना, करेक्ट टाइम स्टैम्प के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और कारण भी बताना प्लीज़ कमेंट में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर वीडियोस, फ्यूचर लेक्चर्स और अच्छे बन सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।